वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर जो फर्स्ट है उसको हमने स्टार्ट किया था और हमने ऑलरेडी इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें क्लास 9th एनसीईआरटी का हिस्ट्री का मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना दिया है। आप उसमें जाएं और प्रत्येक लेक्चर सीरीज को देखें, उसके बाद आप इस पे आएँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। क्योंकि जब आप एक भी लेक्चर के एक भी पार्ट को आप मिस करेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर योर कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें जो इंसिडेंट्स होते हैं, एक इंसिडेंट्स दूसरे इंसिडेंट से इंटरलिंक होते हैं, जुड़े होते हैं। यदि आप एक इंसिडेंट्स को छोड़ देते हैं तो सेकेंड इंसिडेंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इसमें आप इंसिडेंट्स को आप जोड़ के इंटरलिंक करके ही आप हिस्ट्री को समझ सकते हैं। ये कोई मैथ्स और साइंस नहीं है, जहाँ से पढ़े वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते यदि आप नए होंगे तो आप जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे और प्रत्येक लेक्चर को देखेंगे और फिर इस पे आएंगे। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पढ़ चुके थे और हम बोले थे कोई भी जब रिवोल्यूशन होता है, कोई भी जब इंसिडेंट होता है, तो उस इंसिडेंट होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। चाहे वो रीज़न रीजनेबल हो सकता है या अनरीजनेबल हो सकता है, चाहे कारण तार्किक हो सकता है या अतार्किक हो सकता है, लेकिन कारण होता है। बिना कारण का कोई घटना नहीं हो सकता है। देयर इज नो एनी इंसिडेंट विदाउट एनी रीजन। बिना कारण का कोई घटना नहीं हो सकता है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 या मोर देन 2 रीजन्स इन प्रीवियस लेक्चर। हमने 2 या 2 से अधिक कारण को देख लिया प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें था वार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, युद्ध और आर्थिक तंगी से कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन को एक दिशा में ले जाता है। एक्सेसिव टैक्सेशन, अत्यधिक कर कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन की ओर ले जाता है। सोशल डिस्पैरिटी, सामाजिक असमानताएं कितनी फ्रेंच के जो सोसाइटी थी 17th सेंचुरी में, उस समय कैसे फ्रेंच में सोशल डिस्पैरिटी बढ़ गए थे, जिससे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन को होने में जो मददगार सिद्ध होते हैं। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ मिडिल क्लास का उदय और द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, और जीने के लिए संघर्ष। इसका अर्थ होगा मध्यवर्ग का उदय, ठीक है। और द स्ट्रगल टू सर्वाइव, हिंदी वाले जीवन के लिए संघर्ष। इसमें आज हम 2 कॉजेज को समझेंगे। मैं चाहता तो एक छोटे से वीडियो में या एक लंबे से वीडियो में सारे कॉजेज को मैं आपको कंप्लीट करा देता, लेकिन मैं 2 कॉज को इसलिए ले रहा हूं ताकि आप काफ़ी इफेक्टिव रूप से आप इसे समझें और आप घटनाओं को, इंसिडेंट्स को आप एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकें। क्योंकि जैसे आप 10th में जाइएगा, 10th में जाने के बाद जो फर्स्ट चैप्टर होगा फ्रेंच, जो 9th का है, 9th से ही आगे होता है। जो 9th का फर्स्ट चैप्टर होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, वही चैप्टर आगे जाकर आएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कहीं ना कहीं 10th का जो चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का है उसका बैकग्राउंड ये है। यदि आप 9th को सीरियस लेकर नहीं पढ़े होंगे तो आप 10th का जो फर्स्ट चैप्टर आप उसे नहीं समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं द राइज ऑफ मिडिल क्लास, मध्यवर्ग का उदय। मध्यवर्ग कौन होते हैं आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था 3 स्टेट के लोग थे। पहले स्टेट में क्लर्जीमैन, चर्च ऑफ फादर के चर्च। सेकेंड स्टेट में ब्यूरोक्रेट, एरिस्टोक्रेट और उसके साथ साथ नोबल मैन। थर्ड स्टेट में ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर, क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस, ये सब थर्ड वर्ग में आते थे। तो 3 स्टेट्स में ऑलरेडी फ्रेंच का सोसाइटी डिवाइड था। लेकिन ये मिडिल क्लास कौन है? इन तीनों में से मिडिल क्लास कौन है और इनका ओरिजिन या उनका उत्थान क्यों हुआ, इनका राइज क्यों हुआ, आखिर मिडिल क्लास कौन थे? तो ये मिडिल क्लास यही तीसरे वालों में से एक थे, जो दूसरों से कमजोर थे लेकिन तीसरों वालों से ऊपर थे। यानी 1, 2, 3 है, तो 2 और 3 के बीच में जो थे वही मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास इन्हीं लोगों में से, थर्ड स्टेट्स के लोगों में से ही मिडिल क्लास निकला था, इन्हीं में से उनका राइज हुआ था। लेकिन इन लोगों से काफ़ी टैलेंटेड थे और इन लोगों से काफ़ी ऊपर थे। ये पढ़े लिखे लोग थे। दे आर एजुकेटेड पीपल एंड दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट एवर दे थिंक दे डू इट ऑन अ रीजन। मतलब जो भी वो सोचते थे, जो भी करते थे, उसको अपने तर्क की कसौटी पे उसे चेक करते थे। क्या ये जो हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में फ्रेंच की जो अरिस्टोक्रेसी है, जो राजतंत्र का जो सिस्टम है, क्या हमारे समाज में जो कर रहे सही है या ये गलत है? वो लोग तर्क वितर्क करना जानते थे। यही थे थर्ड स्टेट्स के लोग। ये मिडिल स्टेट्स के जो लोग थे, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, दे आर वेल एजुकेटेड। वे एक बहुत ही शिक्षित और प्रबुद्ध लोग थे और ये लोग
पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में आके वो सही गलत जानना सीख गए थे। और यही लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो क्रांति हुआ था उसके लीडर के रूप में इन्होंने ही उसको लीडरशिप दिया था। यही लोग थे, द मिडिल क्लास के पीपल ही लीडर थे किसके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो यही थे मिडिल क्लास। कौन थे मिडिल क्लास? जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, इन्हीं में जो पढ़े लिखे लोग थे, वेल एजुकेटेड, प्रबुद्ध लोग, ज्ञानी लोग थे। यही लोग जब दूसरे विचारकों को, दूसरे थिंकर्स को पढ़े, उनके थॉट्स को समझे, उनके बुक्स को पढ़े, शहर में गए, शहर से गांव में आए, तो लोगों को बताएं देखो हमारे फ्रेंच की जो सोसाइटी है कितना डिफरेंट है, और हमारे फ्रेंच की सोसाइटी में जो एरिस्टोक्रेसी चल रही है वो कितना भयानक है, कितना क्रूर है, कितना क्रूएल वाला भयानक स्थिति है। यदि हमें अपने समाज को आगे ले जाना है तो हमें इसे उखाड़ फेंकना, हमें इससे छुटकारा पाना है, तब जाके फ्रेंच का जो सोसाइटी है, फ्रेंच का जो समाज है काफ़ी ऊपर जा सकेगा। आज जब तक हम इसे छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। ये थे मिडिल क्लास के लोग, ऐसी सोच थी उनकी। फर्स्ट और सेकंड वाले तो वैसे तो बदतमीज थे सब, लेकिन थर्ड के बीच वाले जो हुए वही मिडिल क्लास थे। आइए अब इसको देख लेते हैं रिटन फॉर्म में। इन 18th सेंचुरी इमरजेंस ऑफ अ न्यू ग्रुप टर्म्ड मिडिल क्लास। 18वीं शताब्दी की बात है, 1700 के बाद और 1800 के पहले को ही बोलते हैं 18वीं सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ये मिडिल क्लास के लोगों का उदय हुआ है, जो कौन थे? बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर, स्कॉलर्स, मर्चेंट एंड लॉयर्स एटसेट्रा। ये जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर, स्कॉलर्स, मर्चेंट एंड लॉयर्स थे, इन्हीं लोगों के घर के जो बच्चे थे, पढ़े लिखे थे, जो वेल एजुकेटेड थे, प्रबुद्ध थे, ज्ञानी थे, वही लोगों ने सत्यता को लोगों को बताया। वही लोग बताएं क्या रीजनेबल है, क्या अनरीजनेबल है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका आप लोग डिफरेंस करना सीखे, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ऑल ऑफ द एबव, ये जितने ग्रुप मैंने बताए थे, यही लोग एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग थे, और इन्होंने बिलीव किया, ऐसा विश्वास किया, धरती पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, सोसाइटी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको जन्म से उसको सम्मान मिलता है, जिसको जन्म से उसको योग्यता एवं गुण के आधार पर जाना जाता है। इन्होंने कहा कैसे हम मान लें एक राजा का बेटा राजा कैसे बन सकता है? मानते हैं कोई राजा है, टैलेंटेड है, एक साहसी योद्धा है, अपने देश को सही चला रहा है, तो क्या जरूरी है उसका बेटा भी एक साहसी और एक टैलेंटेड योद्धा और एक अच्छा राजा बन पाएगा? ये जरूरी नहीं है। तो ये मानते थे, हम नहीं मानते हैं। बाय बर्थ कोई इंसान टैलेंटेड होता है और एलिजिबल होता है देश चलाने के लिए, राजपाट चलाने के लिए। हम जन्म बाय बर्थ के थ्योरी को हम नेग्लेक्ट करते हैं, बाय बर्थ के थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम अपने गुण को, हम अपने कैरेक्टर को, हम अपने क्वालिटी को हम परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके हम जनरेट कर सकते हैं, हम उसे बना सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, और हम भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिस लेवल तक आज राजा का बेटा है। इनका यह मानना था। इन्होंने बोला था जन्म से कोई इंसान महान नहीं होता है, महान बनने के लिए उसको तपना पड़ता है, उसको अपने आप को उस आग में जलाना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान महान होता है। तो इसलिए कहते थे हम उस थ्योरी को नहीं मानते हैं जिस थ्योरी को आप बचपन से मानते हैं, जिस थ्योरी का आपके बाप दादा मानते हैं, हम उस थ्योरी को नेग्लेक्ट करते हैं। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं दे बिकेम द लीडर्स। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं हम अपनी योग्यता के दम पे हम देश के सर्वे सर्वा बन सकते हैं। हम यदि पढ़ने में टैलेंटेड हैं, यदि हमारे पास क्वालिटी है, यदि हमारे पास वो क्षमता है, वो डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास है, तो मैं इस देश को चला सकता हूं। चाहे मैं थर्ड स्टेट से हूं या सेकेंड स्टेट से हूं, फर्स्ट स्टेट से हूं, इट डजेंट मैटर, बशर्ते हमें वो क्वालिटी और वो कैरेक्टर हमारे अंदर पावरफुल और डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। इसलिए वो बाय बर्थ वाले कंसेप्ट को नेग्लेक्ट करते थे, और सही भी है। आप ही देखिए ना, क्या कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बन जाए बिना एग्जाम दिए, तो क्या ये उचित लगेगा? नहीं उचित लगेगा। क्या एक प्राइम मिनिस्टर का लड़का ही प्राइम मिनिस्टर बने, क्या सही है? नहीं सही है भाई। क्यों? क्योंकि वो बर्थ से प्राइम मिनिस्टर का बेटा है बाय बर्थ, सो ही इज गोइंग टू बिकम द पीएम। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एलिजिबल हैं, आप प्रेसिडेंट का फॉर्म भर सकते हैं, नॉमिनी बन सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपके पास उतना टैलेंट होना चाहिए, बोलने की उतनी क्षमता होनी चाहिए, और देश चलाने की उतनी आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, आप चला सकें। और दे बिकेम द लीडर्स ऑफ द रिवोल्यूशन, और यही मिडिल क्लास के लोग रिवोल्यूशन के नेता बने। एंड केम फॉरवर्ड विद द स्लोगन, और एक ऐसे नारे के साथ आए समाज में, फ्रेंच के सोसाइटी में एक नारे के साथ लोगों के बीच में आए, और उन्होंने बोला लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा इस धरती पे सब कोई, फ्रेंच की धरती पर सबको इक्वल होना चाहिए। ऑन द लॉ, ऑन द साइट ऑफ लॉ, कानून की निगाह में, कानून की दृष्टि से धरती पे, फ्रेंच की धरती पे सारे कोई एक होना चाहिए, सारे कोई समान होना चाहिए, और सारे लोग स्वतंत्र हों, सारे लोग लिबरल हो, सारे लोग स्वतंत्र हों, कोई किसी की जंजीरों में न जकड़ा रहे, कोई किसी का गुलाम न हो। एंड फ्रेटर्निटी, और सारे लोग भाईचारे की भावना में रहें, सारे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचें।
ऐसे ये स्लोगन लेके आए, एंड गेट रीड ऑफ फ्यूडल सिस्टम, गेट रीड ऑफ फ्यूडल सिस्टम, और सामंती व्यवस्था से हम लोग को छुटकारा मिले, क्योंकि जब तक सामंती व्यवस्था का अस्तित्व रहेगा हमारा समाज डेवलपमेंट, फ्रेंच का सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल मतलब सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था मतलब एक मालिक होगा और मालिक जो किसानों की जमीन को हड़प लेगा और किसानों को नौकर की तरह उस जमीन पे काम करेगा, और यही उसकी और दिन पे दिन वो गरीब होते जाएगा, और किसान और ये लैंडलॉर्ड है, मालिक है, वो दिन पे दिन अमीर होते जाएगा। इस सिस्टम को क्या बोला गया था? आपका फेडरल सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम पीपल हेल्ड लैंड इन द एक्सचेंज फॉर द सर्विस, मतलब ये जो लैंड होता था किसी एक आदमी के हाथ में वो लैंड होता था, और बंदे जो गरीब लोग होते, थर्ड स्टेट्स के लोग होते थे, उससे घर जाके सर्विस देते थे, काम देते थे, उस लैंड पे काम करते थे, और उनका शोषण एक्सप्लॉयटेशन होता था, और उनके तमाम राइट्स को छीना जाता था, उनके फ्रीडम को, उनके स्वतंत्रता को वहां पे डेमोलिशन किया जाता था, उसका हनन किया जाता था। तो ये होता है फेडरल सिस्टम, सामंती व्यवस्था। ऐसा व्यवस्था जिसमें जमीन का जो एरिया है किसी एक इंसान के हाथ में होल्ड करके रहेगा, और वो किसान उस पे काम करेंगे, एक जानवर की भांति वो उस पे काम करवाएगा, और इसके सर्विस को लेगा, और पूरे के पूरे मुनाफे अपने पास रखेगा, और ये अमीर होते जाएगा और गरीब को गरीब होते रहे। ये था फेडरल सिस्टम। तो ये मिडिल क्लास कह रहा है जब तक इस फ्रेंच की धरती पे ये फेडरल सिस्टम रहेगा, ये सामंती व्यवस्था रहेगी, तब तक फ्रेंच का सिस्टम और फ्रेंच का समाज आगे नहीं बढ़ेगा, नीचे ज़्यादा दिन पर दिन नीचे जाएगा। यदि हमें फ्रेंच के सोसाइटी को, फ्रेंच के समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें फेडरल सिस्टम को गेट रीड ऑफ, इसे हमें छुटकारा पाना होगा, और छुटकारा का एकमात्र रास्ता है वी आर गोइंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट द फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी। फ्रांस की तानाशाही, फ्रांस की राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरुद्ध हमें विद्रोह करना है, तब जाके हम इस समाज को एक डेवलप्ड समाज और एक समाज, और इस फ्रेंच के समाज को एक सिविलाइज्ड समाज, एक सभ्य समाज बना सकेंगे, इनका मानना था। ठीक है, फेडरल सिस्टम को मैंने समझा दिया। अब आते हैं द सेकेंड, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीवन के लिए संघर्ष। गाइस यू ऑल नो लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्षों से भरी पड़ी है। आप जीवन में संघर्ष करना नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली वेयर यू आर यू विल बी ऑलवेज देयर। यदि आप संघर्ष नहीं कर रहे जीवन में, आप जहां पे हैं आप जीवन में वहीं पर रह जाएंगे। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत आगे जा रहे हैं, और संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। लाइफ इज फुल ऑफ संघर्ष, और ये जीवन है संघर्षों से भरी पड़ी है। यदि आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है तो इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में संघर्षेस है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, आपकी लाइफ में चुनौतियां भरी पड़ी हैं, आपके रास्ते हमेशा कांटों से भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जो पानी बहता है वही पानी शुद्ध होता है, रुका हुआ पानी तो नाला का पानी होता है। गाइस जीवन संघर्ष, और जीवन संघर्ष के लिए क्या है इस टॉपिक में देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बताइए भाई लोग, पॉपुलेशन कभी रुकी है? ना आज से 100 साल पहले रुकी थी, ना आज रुकी है, ना आगे रुकेगी। पॉपुलेशन दनादन बढ़ती जाएगी और लैंड उतने के उतने रहेगी। जब पॉपुलेशन उतने बढ़ेगी और लैंड उतने रहेगी तो डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा। मतलब लोगों के खाने की क्षमता बढ़ेगी, और उस खाने की क्षमता को पूरा करने के लिए धरती नहीं रहेगी, तो क्या चीज़ें महंगा होंगी कि सस्ता होंगी? ऑब्वियसली यू से दैट सर, क्या प्राइस हाइक होंगे, प्राइस बढ़ेंगे। अब प्राइस बढ़ेंगे और उस प्राइस बढ़े हुए प्राइस को यदि आपको खरीदने की औकात नहीं रहेगी तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? नहीं चैन से जी पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा आपके अंदर की जो चिंगारी, आपके अंदर की जो लावा है वो भड़केगी और तमाम लोग उसमें जला के राख कर देगी। और यही हुआ था फ्रेंच में। 23 मिलियन, लगभग 2.5 करोड़, 2 करोड़ 30 लाख लोग 1715 ईस्वी में, 1715 में 2 करोड़ यानी 23 लाख लोग, 23 मिलियन मतलब लगभग 23 लाख लोग 1715 में थे। कहाँ पे? फ्रेंच में। लेकिन 28 मिलियन हो गए 1789 में। 1789 में लगभग 60 साल के दौरान में लगभग कितने लोग हो गए? 28 मिलियन हो गए। 5 मिलियन लोग बढ़ गए, 50 लाख लोग बढ़ गए। अब बताइए, लोगों की संख्या बढ़ रही है तो क्या डिमांड नहीं बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ रहा है। जब डिमांड बढ़ रहा है, फूड की, खाने की डिमांड बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन क्या आपका बढ़ेगा घटेगा? ऑब्वियसली प्रोडक्शन घटेगा। प्रोडक्शन घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है। हम खाने के लिए बेताब है, खाना हमको और चाहिए, लेकिन खाना घटते जा रहा है। जब खाना घटते जा रहा है यानी सप्लाई कंप्लीट नहीं हो रहा है। यानी आपके देश में 500 लोग खाने के लिए हैं और खाना आपके देश में बचा है 200 खिलाने के लिए, 300 लोग भूखे सोएंगे ना। तो 300 लोग भूखे क्यों सो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो 300 लोगों को खाने के लिए अन्न अनाज नहीं है। और 300 लोगों को खाने के लिए अन्न अनाज क्यों नहीं है? क्योंकि सारे ये सामंती लोग हैं, ये सारे लैंडलॉर्ड हैं, सारे लोग के, गरीब लोगों के ज़मीन को छीन लिया, हड़प लिए, और उनका एकमात्र यही उनका मनसा है अधिक से अधिक उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, और भूमि पे कहीं पैसा खर्च ही मत करना। नो मतलब
एक्सपेंड, कोई पैसा ना खर्च करना, भूमि को उपजाऊ में बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो मिल रहा आने दो, शोषण किसानों करते रहो, भूमि से जो आ रही उसका लेते जाओ। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन घटेगा। अब प्रोडक्शन घट रहा था, अब प्रोडक्शन घट रहा है तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो वही बंदा रोटी खरीद पाएगा, वही बंदा ब्रेड खरीद पाएगा जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, और ज़्यादा पैसे होंगे तो महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। और प्राइस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीजिंग, और ब्रेड और रोटी की कीमत इतनी तेजी से फ्रांस में बढ़ रही थी, इतनी तेजी से बढ़ रही थी, वही इंसान रोटी को खरीद सकता था जो इंसान कैपेबल था। जो इंसान कैपेबल नहीं था वो रोटी नहीं खरीद सकता था, और प्राइस तेजी से हाइक हो रही थी। क्यों? एंड मोस्ट वर्कर फिक्स्ड वेजेस। अब भाई प्राइस हाइक हो रही है, किसकी प्राइस हाइक हो रही है? ब्रेड की प्राइस हाइक हो रही है। और जो मजदूर थे, जो एवरीडे वेजेस पे जो लोग वर्क कर रहे थे फ्रेंच में, उनका वेजेस, उनका मजदूरी तो बढ़ ही नहीं रहा था, आज भी नहीं है। इस लॉकडाउन के और इस कोविड-19 के सर्कमस्टांसेस में क्या आपको लगता है सैलरी लोगों का इंक्रीज हुआ है? लोगों का सैलरी नहीं इंक्रीज हुआ, वहीं पे रुका हुआ है। और महंगाई देखिए, 100 रुपये लीटर पर लीटर आपका पेट्रोल हो गया है, 200-250 रुपये लीटर तो आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया था, और तमाम महंगाई यार एक एक गिना चलो तो समझ में आ जाएगा यार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सैलरी उतने सबकी रुकी हुई है। तो ब्रेड के वहाँ पे जो प्राइस थे हाइक हो रहे हैं, लेकिन बेचारे जो मजदूर थे फ्रेंच के लोग, उनके जो वेजेस थे, उनके जो मजदूरी थी, मजदूरी फिक्स थी। मान लो जो बंदा 100 रुपये मजदूरी करता है और 200 रुपये एक दिन का ब्रेड है, तो 100 रुपये कहाँ से लाएगा? ऑफकोर्स तो वो भूखे सोएंगे, भूखमरी के शिकार होंगे, और वो भूखमरी एक लिमिट से ज्यादा होगी तो रिवोल्ट का रूप लेगी, क्रांति का रूप लेगी, और वो क्रांति हम अब देख ही रहे हैं हम लोग। अब बताइए, जब अब मोस्ट वर्कर्स फिक्स्ड वेजेस पे काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी बढ़ ही नहीं रही है, और दनादन आपका प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो गरीब और अमीर लोग के बीच जो गैप है बढ़ते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। क्यों अमीर अमीर होते जा रहा है? लैंडलॉर्ड सारे जमीन को लेकर बैठा है, दबा के टैक्स ले रहा है, किसानों का शोषण कर रहा है, कल्टीवेशन का अधिक से अधिक शोषण कर रहा है, और मिट्टी पे फर्टिलिटी उसको गेन कराने के लिए, फर्टिलिटी उसको प्रदान कराने के लिए पैसा खर्च ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन घट ही रहा है, और किसान और गरीब होते जा रहे हैं। और ये जो लैंडलॉर्ड है, और ये जो नोबल मैन है, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स, सब अमीर होते जा रहे हैं। जब इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, जब अमीर और गरीब के बीच, रिच और पुअर के बीच में जब गैप बढ़ते जाएगा, वाइड होते जाएगा, चौड़ा होते जाएगा, तो एक समय आएगा विद्रोह होगा, रिवोल्ट होगा। रिवोल्ट तभी होगा जब रिच और पुअर के बीच जब खाई बढ़ती जाएगी, और जब विद्रोह होगा काफी भयानक मंजर होगा। ठीक है, पुअर एंड रिचेस वाइडेंड, गरीब और अमीर के बीच की खाड़ी बढ़ते जा रही थी। एंड ड्रॉट और हेल रिड्यूसेस द हार्वेस्ट, और कभी कभी भाई लोग ऐसा होता था, सूखा पड़ जाता था, कभी कभी तो ओले पड़ जाते थे फ्रांस में। फ्रांस की जो क्लाइमेट है, सूखा पड़ जाते थे, ओले गिरने लगते थे, और वहां पे पूरे फसल के फसल नुकसान हो जाते थे। अब फसल नुकसान हो जाएंगे तो भाई सरकमस्टांसेस और गंदी हो जाएंगी, सरकमस्टांसेस परिस्थितियां और बद से बदतर होती जाएंगी, और दिस लेड टू द सब्सटेंस क्राइसिस, और यही जाके एक भयानक भूखमरी और एक भयानक आर्थिक मंदी की ओर ले जाता है। और यही आर्थिक मंदी एक प्रकार का आपका रिवोल्यूशन टेक प्लेस, और यही क्रांति का रूप लेती है। सब्सटेंस क्राइसिस मतलब भयानक स्थिति, एक ऐसी स्थिति। आप कहेंगे सर सब्सटेंस क्राइसिस मतलब क्या होता है? सब्सटेंस क्राइसिस में यहाँ पे लिखा हूं, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड गेट्स इंडेंजर्ड। सब्सटेंस क्राइसिस मतलब एक ऐसी खतरनाक स्थिति होती है, एक ऐसी खतरनाक टाइम होता है जिस टाइम में इंसान अपने बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान को भी फुलफिल नहीं कर पाता है। एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, और एक सीट कपड़ा भी नहीं होता पहनने के लिए, और छत भी नहीं होता अपने सिर को छुपाने के लिए। जो बेसिक नीड्स चाहिए भाई, वो बेसिक नीड्स हमको नहीं मिल रहा है। इट मींस वी आर सफरिंग फ्रॉम द सब्सटेंस क्राइसिस। एक खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये खतरनाक दौर से जब ये लोग गुजरे, ये द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, तो सर्वाइव के लिए वो संघर्ष किए, रिवोल्ट किए, विद्रोह किए, और वो विद्रोह फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था। तो आज हमने ये द राइज ऑफ मिडिल क्लास और द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ये हमने देख लिया। दो यहाँ पे 5 नंबर का हो गए, एक और बचता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। वो एक क्या है, वो मतलब जो थॉट्स थे, जो थिंकर्स थे, जो स्कॉलर्स, जो फिलोसफर्स थे, उनका विचार, उनका जो थॉट्स था, लोगों को कैसे प्रभावित किया। हाउ द पीपल आर अफेक्टेड बाय द थॉट्स ऑफ द स्कॉलर्स एंड द राइटर्स एंड द ऑथर्स। कैसे ऑथर्स, राइटर्स और विद्वानों के विचारों से लोग प्रभावित हुए और उनकी बातों को मान के रिवोल्ट करने की बात करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं आप नोट्स बना रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नोट्स बनाना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।